हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का 9th चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था और उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करे थे। अब इस चैप्टर में हम ये चीज समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का हमारी डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री को हम कहां पर यूज करते हैं, वो चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो उसमें भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि ट्रिग्नोमेट्री को कहां पर हम यूज करते हैं। तो एक बार मैं वापस से आपको बताता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है या फिर एक माउंटेन है, बहुत हाइट है जिसकी, तो यदि मुझे इस माउंटेन की हाइट कैलकुलेट करनी है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके भी यहां पर माउंटेन की हाइट निकाल सकता हूं। कैसे? मान लो कि यहां से हम माउंटेन के पीक को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का बन रहा है और ये डिस्टेंस हमारे पास में है ऑलरेडी, मान लेते हैं कि ये 50 मीटर्स है। तो मेरे पास में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका हमारे पास में बेस भी है और एंगल भी है। ट्राइंगल में एक एंगल आपको पता है। तो यहां पर मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर फाइंड कर सकता हूं। कैसे? यहां पर मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूंगा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यहां पर इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है और मुझे बेस दिया हुआ है। तो यहां पर जब मैं थीटा की जगह पर 60 डिग्री पुट करूंगा तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है 50। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 50। तो यहां से मुझे परपेंडिकुलर मिलेगा 50√3 मीटर। ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करके हम किसी भी कोई माउंटेन है या कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है तो उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम ये वाला डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, या फिर हम ये हाइपोटेन्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अभी हम इस चैप्टर में जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जब क्वेश्चन समझेंगे उनको करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें यहां पर दो चीजें समझनी पड़ेगी, दो टर्म्स जो यहां पर इस एक्सरसाइज में यूज होगी। पहली टर्म है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें समझना पड़ेगा और दूसरी टर्म है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब होता है? मान लेते हैं कि यहां पर कोई पर्सन है, कुछ ऐसा मैं बना देता हूं, ये एक पर्सन है और वो किसी बिल्डिंग को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है। उसकी आंखें यहां पर कहीं पर होगी, यहां से वो ऊपर की तरफ देख रहा है। तो मैंने ये जहां पर वो देख रहा है उसको मैंने ऐसे लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब जहां से वो देख रहा है उसकी आंखें यहां पर है, ये उसकी बॉडी है, वो यहां से ऊपर की तरफ देख रहा है। तो उसकी आंखों से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड। ठीक है। यहां से मैं एक लाइन बनाऊंगा जो कि ग्राउंड के पैरेलल होगी। ये लाइन बनाई। तो ये जो लाइन हमने बनाई है जो कि ग्राउंड के पैरेलल है और जो उसका लाइन ऑफ साइट है, जिस डायरेक्शन में वो देख रहा है, उधर वाली लाइन जो बनी है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया? जैसे कि मैं खड़ा हूं और मैं किसी माउंटेन को देख रहा हूं ऊपर की तरफ, तो मैं जिस डायरेक्शन में देख रहा हूं वो डायरेक्शन ऐसा है और मेरी आंखों से ग्राउंड के पैरेलल लाइन ऐसी बनेगी। ठीक है। ग्राउंड के पैरेलल लाइन ऐसी बन रही है और मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, तो ये ऊपर वाली लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल होगा उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे ये एक बिल्डिंग है
इस बिल्डिंग के टॉप से कोई इंसान नीचे की तरफ देख रहा है, मान लो इस पॉइंट पर देख रहा है, तो जब देखेगा तो इस लाइन में देखेगा वो, ठीक है। दिस इज द लाइन ऑफ साइट, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट, SIGHT, साइट का मतलब देखना, ठीक है। तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट, इस डायरेक्शन में वो देख रहा है, ठीक है। और यदि वो यहां से देख रहा है तो यहां से हम क्या करेंगे, फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड। तो मैंने यहां से एक और लाइन बनाई जो कि ग्राउंड के पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाली लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर क्वेश्चन में वो कहीं ना कहीं ये दोनों टर्म्स यूज करेंगे। तो यदि आपको यही नहीं पता होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो हम उसका सही से डायग्राम नहीं बना पाएंगे। देखो, ये जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, यहां पर कैलकुलेशन बहुत सिंपल होंगे, बट जो जितनी भी क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे, जितने भी यहां पर प्रॉब्लम्स हम करेंगे, वो सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको उन वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के पहले वहां पर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। यदि आपने डायग्राम बना लिया तो उसके बाद में कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, सिर्फ छोटा सा एक फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एग्जांपल्स करेंगे, एनसीईआरटी के फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 1 विच इज ऑन द पेज नंबर 198। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, आप लोग बुक में ध्यान देंगे जब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, बुक लेकर के आपको साथ में बैठना है, और जब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा तो आपको बुक में देखना है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो कि एक ग्राउंड पर है, ऑब्वियसली ग्राउंड पर ही होगा ये टावर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस टावर के फुट से एक पॉइंट है जो कि कितनी दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, ठीक है। ये 15 मीटर की डिस्टेंस पर ये ए पॉइंट है, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये BC जो है ये टावर है। From a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करिए, मतलब इस पॉइंट से हम कहां पर देख रहे हैं, ऊपर की तरफ, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब मैं ऊपर की तरफ देखूंगा तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो यहां से ऊपर की तरफ जब देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि टावर की हाइट कितनी होगी, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बहुत ही सिंपल है, आपको यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, साइन थीटा का अप्लाई करें या कॉस थीटा का या टैन थीटा का या इनके रेसिप्रोकल्स। तो मैंने देखा कि मेरे पास में एंगल है, मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस नहीं है, क्या सॉरी परपेंडिकुलर फाइंड करना और बेस दिया हुआ है। तो मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें परपेंडिकुलर भी आता हो और बेस भी आता हो। तो कौन सा फॉर्मूला है, टैन थीटा का। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा दिया हुआ 60 डिग्री, तो टैन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 15। तो यहां से मुझे परपेंडिकुलर मिल गया 15√3 मीटर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एग्जांपल 2। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक इलेक्ट्रिशियन है जिसको एक फॉल्ट रिपेयर करना है जो कि 5 मीटर की हाइट पर है। एक पोल है, उस पोल पर 5 मीटर की हाइट पर, मतलब इस ए पॉइंट पर उसको कुछ रिपेयर करना है, ठीक है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। तो उसको क्या करना पड़ेगा कि जहां पर फॉल्ट हुआ है उस फॉल्ट से 1.3 मीटर
नीचे उसको पहुंचना पड़ेगा। अपनी जो लैडर उसने लगाई है वो लैडर उसको कहां पर लगानी पड़ेगी, उस फॉल्ट से 1.3 मीटर नीचे हाइट पर लगानी पड़ेगी, तभी उसका हाथ जो है वो यहां पर खड़ी होगी और हाथ उसका वहां पर पहुंच पाएगा ए पॉइंट पर। What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि what should be the length of the ladder? लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए जिसको हम 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ में, ताकि वो वहां पर पहुंच सके बी पॉइंट पर। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये लैडर की लेंथ निकालनी है, बीसी की लेंथ निकालनी है। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, और जो लैडर का जो फुट है वो पोल के फुट से कितनी दूरी पर आपको रखना पड़ेगा। मतलब आपको बीसी भी फाइंड करना है और डीसी भी फाइंड करना है। तो सिंपल सी यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। कौन से ट्राइंगल में, बीडीसी ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे और बीसी के लेंथ निकाल लेंगे और डीसी के लेंथ निकाल लेंगे। तो मेरे पास में इस ट्राइंगल में कौन सी लेंथ है, क्या मेरे पास में बीडी है? तो हाँ, बीडी की लेंथ हम निकाल सकते हैं। बीडी में कैसे निकाल सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बीडी इज इक्वल टू एडी माइनस एबी, जिसमें मुझे AD की लेंथ दी है 5 और AB की लेंथ दी है 1.3, तो BD आपके पास में आ जाएगा 3.7 मीटर। ठीक है, तो मेरे पास में BD की लेंथ आ गई 3.7 मीटर। अब हम यदि इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें, इन ट्राइंगल BDC, तो इस ट्राइंगल में मेरे पास में परपेंडिकुलर की लेंथ है विच इज 3.7 मीटर। मुझे बेस भी फाइंड करना है और हाइपोटेनियस भी निकालना है। तो सबसे पहले मैंने tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब BD अपॉन बेस मतलब DC, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू BD की लेंथ है हमारे पास में 3.7 अपॉन DC, तो यहां से DC की वैल्यू आएगी 3.7 अपॉन √3 मीटर। अब क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू दी हुई है, तो जब आप यहां पर √3 की वैल्यू पुट करोगे और उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा हाँ, तो आपका आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट देख करके आपको बता रहा हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है 2.14 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। 3.7 को आपको 1.732 से डिवाइड करना है, तो आपको 2.14 मीटर मिलेगा। अब उसी तरीके से हमें हाइपोटेनियस की लेंथ निकालनी है, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए मैं यहाँ पर sin 60 यूज कर सकता हूँ। sin 60 इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर मतलब BD अपॉन हाइपोटेनियस मतलब DC। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल टू BD की लेंथ है हमारे पास में 3.7 अपॉन DC, तो यहां से हम DC की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो DC की वैल्यू आएगी 4.28 मीटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने लैडर की लेंथ भी निकाल ली और लैडर के फुट का पोल के फुट से कितना डिस्टेंस है वो भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में एग्जाम्पल 3 करते हैं। एग्जाम्पल 3 आप लोग रीड करो, तब तक पहले आप खुद से रीड करके उसका डायग्राम बनाओ, उसके बाद में आप फिर वीडियो में देख करके समझो। एग्जाम्पल 3, an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney। एक ऑब्जर्वर है, एक पर्सन है मतलब, जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ये मान लो कि आपका ऑब्जर्वर है विच इज 1.5 मीटर टॉल, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ये एक चिमनी है
और उस चिमनी से ये 28.5 मीटर की डिस्टेंस पर है। The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 डिग्री। इस चिमनी का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि जब ये ऑब्जर्वर को हम यहां मान लेते हैं, जब ये ऑब्जर्वर चिमनी को देखता है या देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम कैसे बनाएंगे, यहां पर उसकी आईज होगी तो यहां से वो ऊपर की तरफ देख रही है और यहां से उसकी आईज से हम एक लाइन बनाएंगे विच इज पैरेलल टू दी ग्राउंड। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 45 डिग्री। ओके, तो यदि ये लेंथ 28.5 है तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी 28.5 मीटर। इसको मैं नेमिंग कर देता हूं A B C D E। तो यदि DE की लेंथ 28.5 मीटर है तो BC की लेंथ भी कितनी होगी 28.5 मीटर। ठीक है, What is the height of the chimney? तो मुझे चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। चिमनी की हाइट मतलब मुझे AE की हाइट, AE की लेंथ निकालनी है। तो इस ट्राइंगल में यदि मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करता हूं ABC में, तो देखो मेरे पास में BC की लेंथ है 28.5। तो जब मैं इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूंगा तो मैं AC की लेंथ निकाल सकता हूं और AC की लेंथ आने के बाद में उसमें मैं CE जो कि कितना है 1.5 मीटर, क्योंकि BD यदि 1.5 है तो CE भी कितना होगा 1.5 मीटर। तो यदि मेरे पास में AC की लेंथ आ गई तो AC में मैं CE प्लस कर दूंगा तो दोनों को प्लस करने पर मेरे पास में AE की लेंथ भी आ जाएगी। तो हम कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। तो यहां पर मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहां पर अप्लाई करूं। मेरे पास में बेस है, मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर भी आता हो और बेस भी आता हो। तो इसीलिए मैंने tan 45 का फॉर्मूला यूज किया। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज AC अपॉन बेस विच इज BC। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू AC अपॉन BC की वैल्यू दी है 28.5 मीटर। तो यहां से मुझे AC की लेंथ मिल गई 28.5 मीटर। बट मुझे AC की लेंथ नहीं फाइंड करनी है, मुझे AE की लेंथ फाइंड करनी है। उसने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी मतलब ये पूरी लेंथ मुझे निकालनी है। तो AE की लेंथ कितनी हो जाएगी 28.5 प्लस 1.5 तो कितना आएगा 30 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4। देखो एग्जाम्पल 4 में आपको क्या दिया है, फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. From a point P on the ground, ground पर एक पॉइंट है P और इस P पॉइंट से एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का, ये आपकी 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, इस 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का, दिस इज 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब होता है कि इस पॉइंट से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री है। ठीक है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। और इस पॉइंट से एक फ्लैग होस्ट किया है, दिस इज अ फ्लैग, और इस फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन किस पॉइंट से, इस P पॉइंट से कितना है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है यहां पर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। आपको ये फ्लैग स्टाफ की लेंथ फाइंड करनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, और आपको बिल्डिंग और P पॉइंट के बीच का भी डिस्टेंस फाइंड करना है।
तो मैंने क्या किया, मैं पहले सबसे पहले इसकी नेमिंग कर देता हूं। इसको A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं और इस पॉइंट को C मान लेते हैं। पहले मुझे BC की लेंथ फाइंड करनी है और उसके बाद में मुझे AP की लेंथ भी फाइंड करनी है। तो अब आप यहां पर देखो कि यहां पर आपको कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, क्योंकि हमने इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर मुझे देखना पड़ेगा कि यहां पर कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल तो ये बड़ा वाला है APC, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो APB है। यदि मैं इस छोटे ट्रायंगल की बात करूं APB की, तो उसमें मुझे 30 डिग्री एंगल भी दिया हुआ है और मेरे पास में परपेंडिकुलर भी है 10 मीटर। तो इस छोटे ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके बेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, AP की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस छोटे ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल APB tan 30 इज इक्वल टू, tan का फॉर्मूला हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास में परपेंडिकुलर है और मुझे बेस फाइंड करना है। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AB अपॉन बेस मतलब AP। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। परपेंडिकुलर मेरे पास में 10 मीटर है और AP की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो यहां से मुझे AP की लेंथ मिलेगी tan√3 मीटर। ठीक है, यदि मैं √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, आप √3 की वैल्यू यदि पुट करोगे तो 10 इंटू 1.732, तो यहां से आपको AP की लेंथ मिलेगी 17.32 मीटर। तो पहली चीज यहां पर आपको एक तो बेस की लेंथ फाइंड करनी थी जो हम निकाल चुके हैं 17.32 मीटर। अब मुझे BC की लेंथ निकालनी है। तो BC की लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो कौन सा बन रहा है APC, और इस बड़े ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके कौन सी लेंथ निकाल सकते हैं, AC की लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास में बेस की लेंथ आ चुकी है विच इज 17.32 मीटर। तो मेरे पास में बेस की लेंथ है, मैं ये परपेंडिकुलर फाइंड कर लेता हूं मतलब AC की लेंथ, और जब मैं AC में से AB को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमें किसकी लेंथ मिल जाएगी, BC की लेंथ मिल जाएगी। तो हमने कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल APC, इस ट्रायंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी। फिर से हम tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा की जगह पर 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज AC अपॉन बेस विच इज AP। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। AC को AC की जगह पर वैसे ही रख देते हैं। AC की लेंथ हमें फाइंड करनी है और AP की लेंथ मेरे पास में है 17.32 मीटर। तो यहां से मुझे AC की लेंथ मिलेगी 17.32 मीटर। बट मुझे AC की लेंथ फाइंड नहीं करनी है, मुझे फाइंड करना है BC की लेंथ। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, BC इज इक्वल टू AC माइनस AB। AC में से यदि आप AB को माइनस करोगे तो BC हमें मिल जाएगा। AC की लेंथ है 17.32 मीटर माइनस AB की लेंथ 10 मीटर है, तो आपको BC की लेंथ मिल जाएगी 7.32 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास में फ्लैग स्टाफ की भी हाइट आ चुकी है, लेंथ आ चुकी है, और बेस की भी लेंथ हमें मिल गई है। अब इसके बाद में 5th एग्जाम्पल करते हैं। मेरे करने से पहले आप लोग क्वेश्चन रीड करके पॉज करो, क्वेश्चन रीड करो और उसका डायग्राम बनाओ खुद से। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम ही है। यदि आपने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के और उसका सही डायग्राम बना लिया तो उसके बाद में क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल रेशियो अप्लाई करने हैं और परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। बस डायग्राम आपको सही से बनाना है, तो इसीलिए आप क्वेश्चन रीड करो और खुद से डायग्राम बनाने की कोशिश करो। देखो एग्जाम्पल 5 में आपको क्या दिया है, द शैडो ऑफ द टावर
द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, ये टावर है और इस टावर की शैडो is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. जब सन यहां पर था तो सन ये यहां से रे आई, ये टावर के टॉप से ऐसे होते हुए रे यहां पर पहुंचेगी। तो ये जो इतनी लंबी, मैं नाम दे देता हूं उसको, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये पॉइंट को हम डी बोल देते हैं। तो जब सन यहां पर था तो शैडो की लेंथ कितनी थी? बीसी जो है वो उसकी शैडो थी। और जब सन ऊपर आ जाएगा, मतलब जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री हो गया, मतलब कि लाइट जो है वो ऐसी आई और यहां पर गिरेगी, मतलब कि ये जो बीडी की लेंथ है ये क्या हो जाएगी? शैडो की लेंथ जब सन वहां पर होगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री था तब जो शैडो बन रही थी वो शैडो इस वाली शैडो से कितनी लंबी है? 40 मीटर लंबी है। मतलब कि बीसी में से जब मैं बीडी को माइनस करूंगा तो ये जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 40 मीटर आएगा। मतलब डीसी की लेंथ कितनी हो गई? 40 मीटर हो गई। ठीक है, अब आपको यहां पर बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको AB की वैल्यू फाइंड करनी है कि इस टावर की हाइट कितनी है। तो फिर से हम यहां पर देखते हैं, मैं काम करता हूं, इसको BD को थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं और ये h है, मुझे h की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां पर आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। पहला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? ABD। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? ABC। ठीक है, तो आपको यहां पर हमें यहां पर h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने बड़े ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी इन ट्रायंगल ABC। बड़े ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब h अपॉन बेस की जगह पर कितना आ जाएगा? BC। और BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x प्लस 40। तो यहां पर आ गया x प्लस 40। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 40। तो यहां से मुझे h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? x प्लस 40 अपॉन √3। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब उसी तरीके से मैंने कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ABD, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h/x। ठीक है, तो यहां से आपको h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? √3x। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ये h की वैल्यू मैं वहां पर पुट कर देता हूं सेकेंड इक्वेशन में। तो जब आप h की जगह पर √3x पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? √3x इज इक्वल टू x प्लस 40 अपॉन √3। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। बट हमें x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले x निकाल लेते हैं। √3 इधर आ गया तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 40। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x की वैल्यू आएगी 20 मीटर। मतलब ये वाली शैडो की लेंथ कितनी है? 20 मीटर। हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर दो। मैं वो पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, क्या दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। h इक्वल टू √3x, तो h इक्वल टू √3 इंटू 20। तो यहां से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी 20√3 मीटर। आप चाहो तो √3 की वैल्यू पुट कर दो तो उससे डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम 6th क्वेश्चन करेंगे। पहले आपको खुद से 6th क्वेश्चन का डायग्राम, एग्जाम्पल 6 का डायग्राम बनाना है। आप वीडियो को पॉज करो, रीड करो और डायग्राम बनाओ। यदि आपने डायग्राम बना लिया तो आप समझ लो कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्योंकि डायग्राम बनने के बाद में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 6,
देखो 6th एग्जाम्पल में आपको यहां पर क्या दिया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ध्यान से सुनना। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब मैंने क्या बताया था कि जब हम टॉप से नीचे की तरफ देख रहे हैं, मान लो कि यहां से कोई इंसान खड़ा होकर के नीचे की तरफ देखता है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये नहीं होता है। मैंने क्या समझा, यहां से वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो जहां से वो देख रहा है वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड। तो एक लाइन बनाई हमने जो कि ग्राउंड के पैरेलल है, और वो जो लाइन हमने बनाई है और जो लाइन ऑफ साइट है, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप and the bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree. The angle of depression of 8 meter tall building, ये आपकी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग के टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है। टॉप का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, मतलब कि हम इसके भी कहीं ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि टॉप का भी क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, मतलब इसके भी कहीं ऊपर से हम यहां पर भी देख रहे हैं और हम वहां पर भी देख रहे हैं। इस बिल्डिंग के हम टॉप पर भी देख रहे हैं और इस बिल्डिंग के हम बॉटम पर भी देख रहे हैं। तो इस पॉइंट से, ये एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, इस पॉइंट से जब हमने उस 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाएंगे, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी विच इज पैरेलल टू दी बेस, तो ये एंगल जो बनेगा ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और जब इस पॉइंट से हमने उस बिल्डिंग के बॉटम को देखा, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से हम क्वेश्चन रीड करते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका किसका, टॉप का और बॉटम का। एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, उस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। जब टॉप को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, जब बॉटम को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। तो आपको इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है और इन दोनों बिल्डिंग के बीच का ये डिस्टेंस भी आपको निकालना है। मैं इस पॉइंट को A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, इसको C मान लेता हूं, इसको D मान लेता हूं। अब मैंने यहां पर देखा कि यहां पर हम राइट एंगल ट्राइंगल कैसे करें, तो मैंने सोचा कि यदि मैं इस D पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूं विच इज पैरेलल टू BC, तो एक ट्राइंगल, तो इसको नाम दे देते हैं E। तो एक ट्राइंगल बन रहा है AED विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ABC विच इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। ये 8 मीटर हो जाएगा, वो 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यदि ये 30 डिग्री है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, क्योंकि ये भी हमने ग्राउंड के पैरेलल बनाई थी, वो वाली भी ग्राउंड के पैरेलल बनाई थी। तो यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये 30 डिग्री का हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये वाली लाइन और वो वाली लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये 45 डिग्री होगा। समझ गए? अब हम दोनों ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे और BC की लेंथ हमें फाइंड करनी है और साथ में हमें AB की भी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है,
तो इस वाली AE को मैं अभी x मान लेता हूं और इसको हम y मान लेते हैं। सबसे पहले मैंने बड़े ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ABC ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज AB अपॉन बेस विच इज BC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AB की लेंथ है x प्लस 8 और BC की y है। तो यहां से मुझे पहली इक्वेशन मिल गई y इक्वल टू x प्लस 8। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से हमने छोटे वाले ट्राइंगल में मतलब इन ट्राइंगल AED उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है x और बेस कितना होगा y के इक्वल, क्योंकि यदि ये y है तो वो भी y हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू x बाय y। तो यहां से y की वैल्यू आ रही है √3x। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे, ये भी y है ये भी y है, मतलब ये चीज इसके इक्वल आ जाएगी। तो मुझे मिलेगा x प्लस 8 इज इक्वल टू √3x। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 8 इक्वल टू √3x माइनस x कॉमन निकला, अंदर बचा √3 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी 8 अपॉन √3 माइनस 1। इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो मैंने √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी पूरा सॉल्व करने पर 4√3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये नीचे आएगा 2 2 4 8, तो 4√3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई। x के बाद में मुझे ये पूरी लेंथ भी निकालनी है। मुझे x की लेंथ नहीं निकालनी थी, आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल लो डेसिमल में। √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो ये हो गया 2.732। इन दोनों का आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9.928 मीटर। तो ये आपके पास में x की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड करना है AB की लेंथ, पूरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो AB कितना है x प्लस 8, तो AB की लेंथ आएगी 829.17 17.928 मीटर। ये आ गई आपके पास में AB की लेंथ। अब उसके बाद में मुझे ये वाली लेंथ भी फाइंड करनी है, y की वैल्यू भी निकालनी है। तो वो मैं यहां निकाल रहा हूं, y इक्वल टू √3x। ये वाली इक्वेशन से मैंने y इक्वल टू √3x लिखा। y इक्वल टू √3 इंटू x की वैल्यू। x की वैल्यू आप ये वाली पुट कर दो या ये वाली पुट कर दो, ये वाली लिख लेते हैं क्योंकि उसमें √3 आ रहा है, फिर लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। या चलो वही लिख देते हैं। तो x की वैल्यू आई थी 9.928 मीटर। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे 1.732 इंटू 9.928 दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। वैसे तो उन लोगों ने, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उन्होंने √3 को सॉल्व नहीं किया है। हमने √3 की वैल्यू पुट कर दी 1.732। आप चाहो तो, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं दी है, और यदि आपको √3 की वैल्यू नहीं दी है मतलब आपको आंसर जो है वो रूट में ही छोड़ करके आना है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहीं तक छोड़ करके आ सकते हो। मतलब x की वैल्यू आ गई थी, इसमें मैं कितना प्लस कर देता, 8 प्लस कर देता। x प्लस 8 करते तो x को हम वैसा ही रहने देते, तो भी आंसर सही कहलाता। और यदि आपने डेसिमल में भी निकाल दिया तो भी आंसर सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद में 7th क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 7। देखो क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या दिया है यहां पर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। कोई रिवर है, उस रिवर पर एक ब्रिज बना हुआ है और उस ब्रिज पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से
देखा जा रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये मान लेते हैं कि ये एक रिवर है। ये रिवर मैं आपको कैसे दिखा रहा हूं, यदि आप इस रिवर को देखोगे, ये रिवर है और उस रिवर के ऊपर ये ब्रिज है। तो अब आप सोचो कि ये रिवर कैसे फ्लो कर रही होगी। क्या ये रिवर उधर फ्लो करेगी, इधर फ्लो करेगी, या और किसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, क्योंकि ब्रिज भी ऐसा दिख रहा है। तो देखो, रिवर जो है वो ऐसे फ्लो कर रही है, पानी ये रिवर है, ये वाली जो है ना, ये रिवर है, दिस इज रिवर, और ब्रिज भी उसके ऊपर दिख रहा है। ब्रिज मतलब कि ऐसा दिख रहा है। तो आप सोचो कि रिवर कैसी फ्लो होगी। रिवर पानी कैसा आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, या पानी जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। मतलब मैं रिवर के बीच में खड़ा हूं, ऐसा समझ लो। ठीक है, ये रिवर है, ये पानी ऐसा मेरी तरफ फ्लो हो रहा है, तभी तो ब्रिज ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो रिवर जो है वो बाहर की तरफ फ्लो हो रही है और ये उसके ऊपर ब्रिज है। अब समझ में आ गया, तभी ब्रिज ऐसा दिखेगा। यदि मैं रिवर इधर से देखूंगा तो ये ब्रिज नहीं दिखेगा, ब्रिज सिर्फ एक पॉइंट के जैसा दिखेगा। बट यदि मैं रिवर के यहां पर सामने से देखूंगा तो पानी इस तरफ फ्लो हो रहा है और मुझे ये ब्रिज दिख रहा है ऊपर। तो उसने क्या बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, इस ब्रिज पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर से एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों साइड का, एक तरफ का ये जो बैंक्स है रिवर के, तो एक तरफ का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री और दूसरी तरफ का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये है 45 डिग्री। तो यदि ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, if the bridge is at a height of 3 meter from the banks, ये जो रिवर की जो हाइट है, क्या ये जो ब्रिज की जो हाइट है बैंक से, ये 3 मीटर है, तो ये भी 3 मीटर होगी। और यदि ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगी। ठीक है, देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो आपको रिवर की विड्थ फाइंड करनी है, मतलब ये पूरी लेंथ आपको निकालनी है। इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। मुझे बीसी की लेंथ भी निकालनी है और डीसी की लेंथ भी निकालनी है, और दोनों लेंथ को हम प्लस करेंगे तो पूरी रिवर की विड्थ हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने एबीसी ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी। इन ट्राइंगल एबीसी tan 45 is equal to perpendicular which is 3 मीटर अपॉन बेस। बेस कितना होगा इस ट्राइंगल का, BC। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से BC की लेंथ आ गई 3 मीटर। अब हमने इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी। tan 30 is equal to perpendicular which is 3 मीटर अपॉन बेस which is CD। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 is equal to 3/CD। तो यहां से आपको CD की लेंथ मिल जाएगी 3√3 मीटर। दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो मुझे BD की लेंथ मिल जाएगी। BD मतलब कि रिवर की विड्थ। तो BD इज इक्वल टू 3 + 3√3। तो दोनों को प्लस करने पर मिलेगा 3 ब्रैकेट में √3 + 1। ये आपकी रिवर की विड्थ है। आप √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, वैसे क्वेश्चन में दी नहीं है। पुट करोगे तो आपको डेसिमल में एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल जितने भी वो सारे हो गए हैं। अब हम आपको अगली क्लास, अगला वीडियो देखने से पहले आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप आगे के क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। इसके बाद में मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।